हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर तीसरा जो कि है 347 KB। तो इसके पिछले वीडियो में तीसरे क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आइए उसके आगे चौथे से सॉल्व करते हैं। तो चौथे का कहता है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। देखिए, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, तो इसका मतलब ये P0 हो गया। P0 कितना दिया है? 0.850 बार। जीरो 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट ठोस को, तो देखिए ये 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका स्मॉल w। 39 ग्राम बेंजीन कैपिटल W, 39 ग्राम। मोलर द्रव्यमान बेंजीन का, तो कैपिटल W माना था तो ये कैपिटल M हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है अणु भार। कितना है? 78 ग्राम पर मोल में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, S मतलब सॉल्यूशन, विलयन का प्रेशर, वाष्प दाब कितना है? 0.845 बार। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। मोलर द्रव्यमान, तो ठोस ये था और ठोस की मात्रा स्मॉल w मानी थी, तो स्मॉल m आपको निकालना है। इतनी बात क्लियर हुई? आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो स्मॉल w और कैपिटल W में। तो देखिए, अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट ठोस है, ये है बिले, तो बिले और एक है विलायक, ठीक है। तो बिले लिखने में भी छोटा है तो इसको प्रदर्शित भी स्मॉल w से कर दिया। विलायक लिखने में बड़ा है तो इसको प्रदर्शित किया कैपिटल W से। दूसरा पहचानने का तरीका, ये कम मान है तो छोटा मान है 0.5 तो स्मॉल w, ये ज्यादा मान है, बड़ा मान है तो ये कैपिटल W, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। अब इसमें आपने राउल्ट का नियम लगाया। राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट का नियम कहता है बच्चों P0 माइनस का PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता तो ये, ठीक है। स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये राउल्ट का नियम होता है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो विलेय के मोल बहुत कम है। विलेय के मोल बहुत कम, जब विलेय के मोल बहुत कम है, जैसे कि मान लीजिए n का मान 5 हो और स्मॉल n का मान 0.005 हो या 0.001 हो, आप इसमें 5 में ये जोड़ेंगे तो विशेष कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को सरल करने के लिए जब जोड़ने वाली बात आती है तो जो कम मान होता है उसको नेग्लेक्ट करके छोड़ देते हैं। तो आपका सूत्र ये बना इस प्रकार से। अब इसी को क्या लिखा आपने? इसी को आपने लिखा स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और कैपिटल N बराबर कैपिटल W गुणा कैपिटल M लिख सकते हैं। फिर से देखिए, n क्या है? मोल। n बराबर सूत्र क्या है? W अपॉन M और कैपिटल N भी मोल है। किसके मोल है? जो चीज विलेय को स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं, विलायक को कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये विलायक के मोल है तो ये भी W अपॉन M हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया आपका। मान रखिए P0 का मान 0.850 माइनस PS का मान 0.845 अपॉन, देख लीजिए ये मान है, अपॉन P0 है 0.850 इक्वल स्मॉल w 0.5, कैपिटल M 78, स्मॉल m कैलकुलेट करना है, कैपिटल W 39, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 39 से ये कटा 2 बार, 39 दूनी 78 और ये जब घटाएंगे तो आएगा 0.005 अपॉन
0.850 बराबर 2 पंचे 10, 1/m। दशमलव से दशमलव खत्म, इससे ये काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 0, तो m बराबर 170। और यहाँ हम ग्राम प्रति मूल लिखा था तो हम भी लिख देंगे ग्राम प्रति मूल। ये आपका आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए तथा निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोम्यूटोफोर्स, हिंदी में कहेंगे विद्युत वाहक बल। ईएमएफ इलेक्ट्रोम्यूटोफोर्स विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ये दिया गया है। तो देखिए सॉल्व करें। तो सबसे पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा सुन लीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ में जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और E0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ में जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और E0 से प्रदर्शित करते हैं। अब इस पर आ जाइए। ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? Zn/Zn+2 Cu+2 Cu। ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ तो ये होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, कैथोड पर क्या होता है बच्चों? अपचयन। कैथोड पर अपचयन, तो यहाँ Zn से Zn+2, यहाँ 0 है ऑक्सीकरण संख्या, 0 से 2 हो गई तो यहाँ तो हुआ ऑक्सीकरण, यहाँ +2 है, यहाँ 0 है तो 2 से 0 घट गई तो यहाँ क्या हुआ? अपचयन। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। तो ये है कैथोड और इसका मान कितना दिया है? 0.34 माइनस। एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, ये है एनोड, इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या है? -0.76। तो ये आ जाएगा 0.34 प्लस 0.76, तो आ गया 1.1 वोल्ट। ये हमारा आंसर। 6 4 10, 8 3 11, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1.10 वोल्ट ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का गा है बच्चों, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया ये दी गई है Na+Mb गिव्स Xc+Yd की अभिक्रिया की कोटि आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? चलिए देखते हैं इसको। अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या
जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक, अभिक्रिया जो दी गई है Na प्लस Mb गिव्स XC प्लस YD, इसके लिए आप वेग समीकरण लिखेंगे। वेग समीकरण, वेग समीकरण क्या होता है बच्चों? R बराबर, R होता है रेट, रेट कह लीजिए, या हम कहते हैं वेग लिख लीजिए, वेग बराबर के, अभिकारक कौन है? A का सक्रिय द्रव्यमान और घात कितनी? N इंटू अभिकारक B का सक्रिय द्रव्यमान घात M, और K क्या है बच्चों? K को कहते हैं वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। ये हो गया वेग R, R को क्या बोलते हैं? रेट, बराबर K क्या है? वेग स्थिरांक, A का सक्रिय द्रव्यमान घात कितनी है? स्मॉल n इंटू अभिकारक B का सक्रिय द्रव्यमान घात M। तो कोटि क्या हो गई? अभिक्रिया की कोटि। तो घातों के योग को अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता, सांद्रता मतलब सक्रिय द्रव्यमान, जिसको आपने बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित किया है। तो अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को कोटि कहेंगे। तो N प्लस M, ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? कोटि। अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब क्रोमाइट अयस्क, क्रोमाइट अयस्क क्या होता है? FeCl2O4, ठीक है, वायु की उपस्थिति में, वायु हो गई, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 से क्रिया करता है। ठीक है, तो इसमें बनेगा क्या? तो देखिए, बनेगा K2CrO4, जिसको कहेंगे पोटेशियम क्रोमेट प्लस K2CrO4 प्लस Fe है तो बनाएगा Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन है तो बनाएगा CO2। फिर से देख लीजिए, क्रोमाइट अयस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो बना क्या? पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 प्लस Fe और O तो Fe2O3 प्लस कार्बन है तो CO2। अब इसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। तो देखिए, 2 पोटेशियम सही लिखा है, Cr कितने हैं बच्चों? यहाँ Cr कितने हैं? 2, यहाँ Cr को 2 करने के लिए आप 2 लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, Fe कितना है? Fe है 2, Fe करने के लिए इधर 2 लगाइए, ठीक है। जब Fe करने के लिए इधर 2 लगाए तो Cr कितने हो गए आपके? 4, तो Cr को 4 करिए, Cr को 4 कर दिया। अब पोटेशियम कितना हो गया? पोटेशियम 4 दूनी 8, इधर 4 लगा दिया तो 4 दूनी 8। अब देखिएगा, पोटेशियम बिल्कुल सही है, Fe बराबर है Cr 2 दूनी 4, Cr भी 4 है हमारा। कार्बन कितना है? 4, इधर 4 लगा दिया। अब ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन देखिए, 4 दूनी 8 प्लस 2 प्लस 4 तिया 12, तो 12 और 8 20 और 2 22, 22 आ रहा है। यहां ऑक्सीजन 4 चौको 16 प्लस 3 प्लस 8, तो 16 और 3 19 और 8 27, ठीक है। तो देखिए, अगर इधर हम 7/2 कर दें, भाई O2 है, अगर हम 1/2 करेंगे तो आप क्या कहेंगे? एक ही ऑक्सीजन बचा ना, एक ही ऑक्सीजन बचा, तो हमने 7/2 कर दिया, इसका मतलब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 8 12 और 8 20 और 7 कितने हो गए? 27, बराबर हो गए ऑक्सीजन। यहाँ पे भी 27 है, वहां पे भी 27 थे, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई?
अब बटे 2 को खत्म करना है तो पूरे समीकरण में 2 से गुणा करा दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 का गुणा कराएंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। इस प्रकार से आपने ये रिएक्शन बैलेंस करके लिख ली। देखिए ज्यादातर बैलेंस करके ही रिएक्शन लिखी होती है, तो आपको हमने समझाया कि कैसे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, अगली रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में फेरस सल्फेट FeSO4 से क्रिया करता है। ठीक है, K के साथ क्या लगाइए SO4, तो क्या बनेगा K2SO4 प्लस Cr के साथ भी SO4 लगाइए, Cr के साथ भी SO4, तो क्या बनेगा Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस यह फेरस सल्फेट, फेरस तो फेरस बदल जाएगा फेरिक में, तो फेरिक सल्फेट बना दीजिए Fe2SO4 का होल थ्राइज प्लस H बचा तो बना दीजिए H2O। इतनी बात समझ में आई क्या? फिर से देखिए K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइज, फेरस सल्फेट नाम है तो फेरिक में बदल जाएगा, तो फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइज प्लस का H बचा तो H2O। अब इस रिएक्शन को संतुलित करना है, तो ध्यान से देखिएगा। इधर अगर आपसे कहा जाए Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताइए, तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या सब कोई निकाल सकता है। K क्या होता है प्लस, K क्या होता है प्लस, तो 1 गुणा 2 प्लस Cr की x मान ली तो 2x हो गई, और O की कितनी होती -2, 7 ऑक्सीजन है बराबर में, पूरे पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर में 0, तो 2 धन 2x माइनस के 14 बराबर 0, 2x बराबर 12, x बराबर 6। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई बच्चों 6। यहां Cr की निकालना है तो आप सबको पता होगा SO4 -2 होता है, तो Cr की निकालना है तो x मान लिया तो 2x प्लस SO4 की -2 3 है तो -2 गुणा 3 बराबर 0, 2x बराबर 6, x बराबर 3 आ गई। ठीक है, 3 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो Cr 6 से Cr 3 हो गया, घट गया, कितना घटा 3 घटा, Cr 6 से 3 हो गई, उधर ऑक्सीकरण संख्या कितनी घट गई 3 घट गई, लेकिन Cr हैं कितने 2 Cr हैं, तो टोटल कितनी घट गई 6। फिर से गौर करिएगा, Cr की ऑक्सीकरण संख्या 6 और इधर Cr की ऑक्सीकरण संख्या 3, तो घटी तो 3 है, लेकिन एक Cr की 3 घटी, और यहाँ Cr हैं कितने 2, तो 2 Cr की कितनी घट जाएगी 2 का गुणा करा देंगे तो 6 आ गया। इधर देखो FeSO4, SO4 क्या होता है बच्चों -2, Fe क्या है +2, इधर Fe पर आ जाइए, इधर Fe क्या है +3, क्यों? क्योंकि 2x प्लस 3 गुणा SO4 क्या होता है -2 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, x बराबर 3। ठीक, Fe +2 से Fe +3 हो गया, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ठीक है, Fe +2 से +3 हो गया, कितना बढ़ गया 1। अब आप कहें सर जी इसमें गुणा क्यों नहीं कराया, तो भैया Fe यहाँ 1 ही तो है, यहाँ Cr कितना था 2, अब इनका कैंची गुणा करा दीजिए, कैंची गुणा, इसका मतलब 6 गया इधर पर और 1 आया इधर पर, 1 आ गया इधर पर। ठीक है, बस इसको हटा दीजिए, ये आपको मदद कर रहा था, ये आपकी मदद कर रहा था कि कितने अंक आना चाहिए इस प्रकार की रिएक्शन में। अब ध्यान से देखिएगा, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 Cr 2 Cr, 6 Fe, तो 6 करने के लिए 3 लगाएंगे, 3 दूनी 6। अब SO4 कितना हो गया, SO4 3 तिरका 9, 9 3 तिरका 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 6 तो ये लिखे, 7 इधर लगा दीजिए, तो 6 SO4 और 7 SO4 कितने हो गए बच्चों 13 SO4। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने 7 दूनी 14, इधर 7 लगा दीजिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन चेक करेंगे क्या,
नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमने SO4 मिला लिया, SO4 में ऑक्सीजन को चेक कर लिया कि SO4 6 और 7 SO4 13, इधर SO4 3 त्रिका 9, 3 12 और 1 13 SO4 बराबर है। ऑक्सीजन इधर केवल 7 बचा है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 7। ये हमारी रिएक्शन संतुलित हो गई। तीसरी रिएक्शन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको 513 केल्विन पर गर्म कर दिया। ठीक है, जब इसको आपने गर्म किया तो ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा K2MnO4। क्या बनाता है बच्चों? पोटेशियम मैग्नेट प्लस का एक Mn और बचा, क्योंकि 2 पोटेशियम हो गए तो 2 लगाना पड़ेगा। अब एक Mn और बचा, MnO2 प्लस का O2, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 Mn, 1 Mn 1 Mn 2 Mn, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 4 2 6 और 2 8। ये हमारी रिएक्शन हो गई। तो इस प्रकार से बच्चों चौथा वाला जो प्रश्न है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। 5वां प्रश्न अगली वीडियो में लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।